वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों, अभी तक हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम मॉड्यूल 5A के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने चैप्टर 1 काफ़ी टाइम पहले ही कंप्लीट कर लिया था एंड चैप्टर 2 की हम स्टडी कर रहे थे। तो आज दोस्तों चैप्टर 2 को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में से ख़त्म करा था। तो चलते हैं सेक्शन 2.2 लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स पढ़ा था एंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ फंड पढ़ा था, जिसमें हमने ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स एंड इंटरवल फंड्स के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बाय द मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो एंड मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो में एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के बारे में आज पढ़ेंगे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक्टिवली मैनेज फंड्स आर फंड्स वेयर द फंड मैनेजर हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विद इन द ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सच स्कीम। तो सच स्कीम जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये किसी भी फंड के वो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में मिल जाते हैं एंड सिंस द दिस इंक्रीजेस द रोल ऑफ द फंड मैनेजर द एक्सपेंसेस फॉर रनिंग द फंड टर्न आउट टू बी हायर। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट एक्टिवली मैनेज फंड्स टू परफॉर्म बेटर देन द मार्केट। तो जो भी एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं उस पे फंड मैनेजर की काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है फंड मैनेजर के पास कि वो उस फंड को अच्छे से मैनेज करके एज़ पर इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन वहाँ पे अच्छे रिटर्न दिलाएं एज़ पर द फंड पैरामीटर्स या फंड के बेंचमार्क से। एंड पैसिव फंड्स में क्या आ गया, इन्वेस्ट to the basis of a specified index whose performance it seeks to track. Thus, a passive fund tracking the S&P BSE Sensex would buy only the shares that are part of the composition of the S&P BSE Sensex. The proportion of each share in the scheme's portfolio would also be the same as the weightage assigned to the share in the S&P BSE Sensex. Thus, the performance of these funds tends to mirror the concerned index. They are not designed to perform better than the market. Such schemes are also called index schemes. Since the portfolio is determined by the index itself, the fund manager has no role in deciding on investments. Therefore, these schemes are low running cost. तो बेसिकली एक्टिव और पैसिव फंड्स में डिफरेंस कहाँ आएगा कि एक्टिव फंड्स जो हैं यहाँ पे जो भी इंडेक्स या बेंचमार्क जिसे हम बोलते हैं, जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया S&P BSE सेंसेक्स, ये बेसिकली एक इंडेक्स है। पैसिव फंड के अंदर क्या रहेगा कि जो भी एलोकेशन, जितने भी स्टॉक्स की एलोकेशन या वेटेज इंडेक्स के अंदर रहेगी वही वेटेज सेम फंड के पोर्टफोलियो में रहेगी। बिकॉज कि BSE में आप ना तो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं एंड ना ही डायरेक्टली इक्विटी मार्केट की तरह। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगी या तो इंडेक्स फंड के अंदर होगी या तो ETF के अंदर होगी। तो इसीलिए इंडेक्स फंड क्रिएट किए जाते हैं ताकि सेम वेटेज के फंड बनाए जा सकें और उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो पाए। बट यहाँ पे क्या है कि पैसिव फंड के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट आउट परफॉर्म नहीं करती। एक्टिवली मैनेज फंड्स के अंदर क्या रहता है कि जो भी बेंचमार्क रहते हैं उसके कंपेयर में फंड्स आउट परफॉर्म भी करते हैं और अंडर परफॉर्म भी करते हैं। तो वो बेसिकली मैनेजमेंट आ जाती है फंड मैनेजर की कि फंड मैनेजर उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं। और जो भी एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू पैसिव फंड्स। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 2.2.2 खत्म हुआ दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2.2.3 बाय द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। This type of classification looks at the investment universe where the scheme may invest money.
there are equity funds, fixed income funds, money market funds, gold funds, international funds, extra. Hence here the category names indicate where the money could be invested. तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी स्कीम्स रहती हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है. इक्विटी फंड्स के बारे में बताया गया, फिक्स्ड इनकम फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, गोल्ड फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, एक्स्ट्रा. तो ये उन कैटेगरीज के नेम आ गए. देयर आफ्टर इन कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज रहेंगी. लाइक इक्विटी फंड्स के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. फिक्स्ड इनकम फंड्स के अंदर बैलेंस या डिविडेंड ओरिएंटेड फंड्स रहेंगे. मनी मार्केट फंड्स के अंदर डेट फंड्स आ गए. यहाँ गोल्ड फंड्स को हम कमोडिटी फंड्स बोल सकते हैं. इंटरनेशनल फंड्स जिनके अंदर इंटरनेशनल कंपनीज के स्टॉक्स वगैरह रहते हैं, वो इंटरनेशनल फंड्स आ गए. तो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं. दिस क्लासिफिकेशन में गेट फर्दर स्पेसिफिक डिपेंडिंग ऑन नैरोइंग the investment universe. For example, within equity fund we have the large cap fund, mid cap fund, extra. Similarly, within debt fund we have government security fund and corporate debt funds. तो इन कैटेगरीज को आगे हम सेक्शन 2.4 में स्टडी करेंगे. एंड इस वीडियो को फिनिश करने से पहले आज हम इसमें सेक्शन 2.2.4 की डेफिनेशन पढ़ लेंगे. देयर आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इस कैटेगरी के अंदर एग्जांपल के तौर में यहाँ पे हम कैटेगरीज के बारे में आज पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैटेगरीज को ब्रीफली डिफाइन करके. तो चलिए थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या इसमें सब कैटेगरीज आएंगी. म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगराइजेशन एंड सेबी रेगुलेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. तो विद ए व्यू टू ब्रिंग इन स्टैंडर्डाइजेशन इन क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड and to ensure the schemes are clearly distinct from one another, SEBI issued a circular on categorization and rationalization of mutual fund schemes in 2017. तो यहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम्स हैं और मतलब कैटेगराइज करा हुआ है या रैशनलाइज करा हुआ है. और सेबी ने इस कैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन के लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक 2017 में एक सर्कुलर इशू करा था, जिस कारण से काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स के अंदर. या जो स्कीम्स एक कंपनी की अगर सेम कैटेगरी की दो स्कीम्स थी तो उन स्कीम्स को मर्ज भी करा गया था. द ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी in the characteristic of similar type of schemes launched by different mutual fund houses, so that the investor can objectively evaluate the schemes chosen for investment. Accordingly, there are 5 broad categories of mutual fund schemes. Within each category there are many subcategories. तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है. और बेसिकली जो ये सेबी ने सर्कुलर निकाला था, इन्होंने इनका जो मेन मोटिव था एक यूनिफॉर्म मैनर में हर एक कैटेगरी को मैनेज करने का जो मोटिव था. तो बेसिकली जो 5 कैटेगरीज आ जाती हैं, इनमें सबसे पहली कैटेगरी इक्विटी स्कीम है जिसमें 10 सब कैटेगरीज हैं. डेट स्कीम्स आ गई जिसमें 16 सब कैटेगरीज हैं. हाइब्रिड स्कीम्स हैं जिसमें 6 सब कैटेगरीज हैं. सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स जिसमें 2 सब कैटेगरीज हैं. एंड अदर स्कीम्स के अंदर भी 2 सब कैटेगरीज हैं. तो बाकी इन स्कीम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. एंड सबसे पहले जिसमें इक्विटी स्कीम्स आएंगी, और इक्विटी स्कीम्स का मेजर पार्ट हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे. ये डेफिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. तो काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बारे में. तो आज हम यहाँ पे इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं. लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज आर डिफाइंड एज फॉलोज. तो लार्ज कैप किन कंपनीज को हम बोलते हैं? फर्स्ट से 100 कंपनी तक, फर्स्ट टू 100 कंपनी इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है लार्ज कैप फर्स्ट 100 कंपनी से, हम उन कंपनीज को लार्ज कैप कंपनी कहते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 100 में आता है. या इस तरह से हम कह लें कि अगर हम सॉर्टिंग कर लें
डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्केट कैपिटलाइजेशन की आज की डेट में जैसे सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, देयर आफ्टर TCS, HDFC बैंक। तो इस तरीके से हमने जो पहली 100 कंपनीज निकाली जिनका सबसे बड़ा मार्केट कैप है, उन कंपनीज को हम लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। देयर आफ्टर 101 to 250 कंपनीज, जो अगली 100 कंपनीज को छोड़ के जो अगली 250 कंपनीज आएंगी, 150 कंपनी सॉरी, मतलब 250 नंबर तक 150 कंपनीज जो आएंगी वो मिड कैप कैटेगरी की रहेंगी। एंड उन 250 के बाद जितनी भी कंपनीज रहेंगी वो स्मॉल कैप में आएंगी या माइक्रो कैप में आएंगी। तो माइक्रो कैप की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, उनको हम स्मॉल कैप के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। चाहे उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ का है, चाहे 10,000 करोड़ का है, अगर वो 251 या उससे नीचे के नंबर्स में आती है तो वो स्मॉल कैप में ही मैटर करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।